हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एसआर क्लासेस विद धर्मेश कुमार। और आज हम शुरू करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे कूलम्स लॉ पर बेस्ड। कूलम्स लॉ पर किस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो सकते हैं। तो सबसे पहले कूलम्स लॉ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या था कूलम्स लॉ? अगर एक चार्ज Q1 यहाँ रखा हो और एक चार्ज Q2 यहाँ रखा हो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R हो, तो इन पर जो फोर्स लगता है वो था 1/4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड हमको न्यूमेरिकल्स करने हैं। इस फॉर्मूले पर बेस्ड हमको न्यूमेरिकल्स देखने हैं, प्रॉब्लम देखनी है क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमारे पास जो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है वो क्या है? अगर दो चार्ज रखे हों, एक Q1 और एक Q2, दो चार्ज हो, एक Q1 और एक Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R हो, तो क्या कूलम्स लॉ ने फोर्स का फॉर्मूला दिया था? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। तो फॉर्मूला सबको याद रखना है। यहाँ पर याद रखना है, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी? 9 × 10⁹ ये चार्ज किस में रखे हैं? वैक्यूम में। बट अगर ये चार्ज मीडियम में रख दिए जाए तो फोर्स कितना बन जाता है? 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। जो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उससे और डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना है? के से। के मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूले पर बेस्ड हमको आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीखने हैं और देखते हैं किस तरह से हमें कूलम्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, तुम्हारी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन लिखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैरिंग इक्वल चार्ज 3.7 × 10⁹ न्यूटन। फोर्स था न्यूटन में, ऐसा यूनिट इसकी होनी चाहिए। When they are separated by a distance of 5 angstrom, how many electrons are missing from each ion? कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में मिस हुए हैं? तो दो चार्ज थे, दो जो है हमारे पास में पॉजिटिवली चार्ज आयंस है। उन दोनों पॉजिटिवली चार्ज आयंस के बीच में क्या लग रहा है? हमारे पास में एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कितना है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना बोला था? फोर्स हमको दे रखा था इस क्वेश्चन में, फोर्स हमको दिया हुआ था 3.7 इंटू 10⁻⁻⁹ न्यूटन। और जो दोनों चार्ज थे, ये इक्वल थे। इसका मतलब पहला वाला चार्ज या दूसरा वाला चार्ज, इनकी वैल्यू मिला करके कितनी आनी चाहिए? Q आनी चाहिए। इनकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास में? Q। दोनों चार्ज आपस में क्या है? सेम है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमको दिया था वो दे रखा था 5 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो सबसे पहले क्या करो, फोर्स का फॉर्मूला लगाओ। फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। फोर्स कितना दिया था? 3.7 10⁻⁻⁹। इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पता है सबको, 9 इंटू 10⁻⁹। यहां पर भी Q, यहां पर भी Q, Q1 Q2 भैया Q के बराबर है। और ये 5 इंटू 10⁻⁻10²। अगर हम इस क्वांटिटी को सॉल्व कर दें, अगर हम इस क्वांटिटी को सॉल्व कर दें, तो हमारे पास में Q² की वैल्यू आ सकती है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो जरा। 3.7 10⁻⁻9, ये 9 इंटू 10⁻⁹ नीचे आएगा। ये वाली चीज 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और ये 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई होगी, पावर ऐड हो जाती है 10⁻20, और Q की Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? Q²। क्या आएगा हमारे पास में? Q²। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, Q² पता कर लो। अगर हम इस Q² को देखें, कैलकुलेट करना, तो जो Q² हमारे पास आने वाला होगा बच्चों, कैलकुलेशन का बहुत ध्यान देना है।
कैलकुलेशन का बहुत ध्यान देना है। ये आएगा हमारे पास में 10.28 इंटू 10⁻⁻38 जब कैलकुलेट करोगे तो क्यू आ जाएगा √10.28 इंटू 10⁻⁻38। जब अंडर रूट सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 3.2 और 38 का अंडर रूट माइनस के 90 हो जाएगा, पावर हाफ हो जाती है। बट हमसे ये थोड़ी ना पूछा था, चार्ज थोड़ी पूछा था। हमसे कहा अगर इतना चार्ज हो तो कितने इलेक्ट्रॉन मिस हुए होंगे, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, Q इज इक्वल टू एन ई। क्या फॉर्मूला लगाओगे, Q इज इक्वल टू एन ई। तो एन कैसे निकलेगा, Q अपॉन ई से निकल जाएगा एन। एन कैसे निकलेगा, Q अपॉन ई से। तो एन इज इक्वल टू 3.2 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब तुम इस क्वांटिटी को सॉल्व करोगे तो देखो कितना मक्खन मलाई सा क्वेश्चन है। आंसर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास में, 2 इलेक्ट्रॉन इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, इस तरह से सॉल्व हो सकता था। इजी सा क्वेश्चन है। देख लेते हैं कूलम्स लॉ पर क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास में नेक्स्ट है वो क्या आने वाला है। ये क्वेश्चन है, फ्री पिथ बॉल ऑफ 8 ग्राम, 8 ग्राम की कुछ बॉल्स हैं, एक है अभी तो, ध्यान देना। ये पॉजिटिवली चार्ज ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻8 एक फिफ्थ बॉल है, एक छोटी सी बॉल है और उस पर 10⁻⁻8 कूलम चार्ज है। व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दैट शुड बी गिवन टू द सेकंड फिफ्थ बॉल फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल सो दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी। जरा सवाल को समझो, क्वेश्चन को समझो, इसके डायग्राम को देख लेते हैं पहले। एक ऐसे करके हमारे पास में बॉल है, ये ऐसे करके बॉल है। तो अगर हम इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे ना तो ये नीचे गिरेगी। क्यों नीचे गिरेगी, क्योंकि इसका वेट होगा, उसके बराबर फोर्स W इज इक्वल टू एम जी। ये फोर्स जो है F इज इक्वल टू वेट के बराबर, यानी कि एम जी कहाँ लग रहा होगा, डाउनवर्ड लग रहा होगा। तो ये नीचे गिरनी चाहिए अपने वेट की वजह से। बट हम चाहते हैं भैया ये नीचे ना गिरे। हम चाहते हैं जो बॉल है ये वाली, इस पर चार्ज है 5 इंटू 10⁻⁻8 and what must be the nature and magnitude of the charge that should be given to second with ball with 5 सेंटीमीटर below। इससे 5 सेंटीमीटर नीचे एक और बॉल है, यहां पर एक और बॉल है, यहां पर एक और बॉल है। वो कह रहे इस वाली बॉल को, ये ए बॉल पहली है, ये बी बॉल दूसरी है, इस बी वाली बॉल को तुम कितना चार्ज दो, ये जो ए वाली बॉल है ये वहीं रुकी रहे। अब देखो वेट से तो गिर रही है नीचे की तरफ। अगर हम जितना बॉल पर चार्ज था सेम चार्ज, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसको भी अगर हम पॉजिटिव चार्ज बना दें तो ये वाली बॉल इसको रिपल करनी शुरू कर देगी। वेट नीचे को जाएगा, रिपल्शन वाला फोर्स ऊपर को होगा। अगर ये नीचे जाने वाला वेट और रिपल्शन वाला फोर्स, सुन लो ध्यान से, वेट नीचे को ला रहा है, वेट नीचे को ला रहा है और रिपल्सिव फोर्स ऊपर को लेके जा रहा है। अगर हम ये रिपल्सिव फोर्स, कूलम्स लॉ वाला फोर्स ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल कर दें, हमारा काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वेट कहां लेके जाएगा, डाउनवर्ड। ये रिपल्सिव फोर्स कहां लेके जा रहा है, अपवर्ड। अगर ये बराबर हो गए, अगर ये बराबर हो गए तो ऑब्जेक्ट अब हमारा कहीं पर भी नहीं हिलेगा। ये जो फिफ्थ बॉल है ये वहीं की वहीं पर रहेगी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब ये फोर्स कैसे निकले, ये फोर्स निकलेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वेट कैसे निकलेगा, m इंटू जी से। तो हमसे पूछा था दूसरी बॉल पर कितना चार्ज रखा जाए, Q2 हमको नहीं पता। क्या नहीं पता हमको, Q2 नहीं पता। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻9 बन गई। Q1 वाली वैल्यू हमको दे रखी थी 5 इंटू 10⁻−8 कूलम चार्ज था, ध्यान से देख लेना क्वेश्चन में। दूसरा चार्ज Q2 हमको पता नहीं है, फाइंड आउट करना है। इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी थी 5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लोगे 10⁻, मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, मीटर में कन्वर्ट कर लोगे 10⁻, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से इसको डिवाइड कर दो सीधे सीधे,
100 से डिवाइड कर दो या 10 टू दी पावर मल्टीप्लाई कर लेते, 0.05 का स्क्वायर। मास कितना दे रखा था इस क्वेश्चन में? मास दिया था इस क्वेश्चन में 8 ग्राम। कितना मास दे रखा था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में मास दिया था 8 ग्राम। केजी में कन्वर्ट कर लो, 8 इंटू 10 टू दी पावर -3। 8 इंटू 10 टू दी पावर, ग्रेविटी कितनी होती है? 9.8। देखो सारी वैल्यूज मिल गई, सारी वैल्यूज मिल गई। क्या पता करना है? ये Q2। इसको उधर ले जाओ, इन दोनों को नीचे लेकर के आओ, टोटल आंसर को सॉल्व करके देखो, तुम्हें जो Q2 है इसकी वैल्यू मिलेगी 4.36 10 टू दी पावर -7 कूलम। और जो फोर्स लग रहा होगा रिपल्सिव होगा, और जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करना है, कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करना है। ज्यादातर बच्चों के आंसर आने में गड़बड़ होती है। Q2 निकालना, सारी वैल्यूज पता है, बहुत ध्यान से बड़े प्यार से कैलकुलेशन करके देखो और तुम्हारे आंसर अपने आप तुमको आने लगेंगे। मेथड तुमको सारे हम बता के चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है, टू पार्टिकल्स ईच हैविंग मास ऑफ 5 ग्राम। दो पार्टिकल्स हैं और दोनों का मास हमको कितना दे रखा है? 5 ग्राम। एंड चार्ज 1.0 इंटू 10 टू दी पावर -7 स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑफ हॉरिजॉन्टल टेबल विद ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर बिटवीन देम। अब क्वेश्चन का मतलब समझो जरा। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सभी बच्चों को कर लेने हैं। कूलम्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सभी बच्चों को करने चाहिए, बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। जरा समझ लो क्वेश्चन में क्या कहा, जरा समझ लो क्वेश्चन में क्या कहा। दो पार्टिकल्स से थे और दोनों एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर है, ऐसे करके पोजीशन है। ये टेबल है, टेबल पर एक पार्टिकल ये रहा, टेबल पर एक पार्टिकल ये रहा। दोनों का वजन कितना? 5 ग्राम दिया था, चेक कर लो। दोनों का वजन कितना? 5 ग्राम। दोनों पर चार्ज कितना? 1.0 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम। सेम चार्ज है, इस पर भी सेम चार्ज है Q1, ये भी चार्ज Q2 सेम चार्ज है। अब दोनों पर जब सेम चार्ज है, दोनों पर सेम मतलब 1.0 टू 10 टू दी पावर -7 तो है, चार्ज का नेचर भी सेम है, दोनों पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो ये रिपेल करने चाहिए। ये रिपेल करेंगे तो ये दूर भागेंगे। जब ये दूर भागेंगे, और चूंकि टेबल पर है तो फ्रिक्शन लगेगा, टेबल पर है तो फ्रिक्शन लगेगा। अब अगर इनके बीच का रिपल्सिव फोर्स, इनके बीच का रिपल्सिव फोर्स, वही कूलम्स लॉ वाला फोर्स, इनके बीच का रिपल्सिव फोर्स, अगर अगर इनके बीच का रिपल्सिव फोर्स फ्रिक्शन के बराबर हो जाए तो ये कहीं भी नहीं भागेंगे। भाई ये क्या होना चाहिए? रिपेल होना चाहिए। क्यों रिपेल होना चाहिए? क्योंकि दो चार्ज है, दो पार्टिकल्स है, दोनों का वजन 5 ग्राम है, ठीक बात है, दोनों पर चार्ज है 1.0 इंटू 10 टू दी पावर -7, बट वो स्टे लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑफ द हॉरिजॉन्टल टेबल ऑफ सेपरेशन 10 सेंटीमीटर। इनको 10 सेंटीमीटर रखने के बाद भी ये कहीं पर भी नहीं जा रहे, ये कहीं पर भी नहीं जा रहे। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनके बीच का हमसे पूछा है, कितना कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए? तो भैया सिंपल सी बात है, इनके बीच का रिपल्सिव फोर्स, इनके बीच का रिपल्सिव फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होना चाहिए। इस बार इनके बीच का रिपल्सिव फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होना चाहिए। अगर ये रिपल्सिव फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो गया, अगर ये रिपल्सिव फोर्स किसके बराबर हो गया? फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो गया, तो हमारी कहानी निकल जाएगी। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये रिपल्सिव फोर्स पता कर लेते हैं बहुत ही सिंपल वाले मेथड से, बहुत ही सिंपल वाले मेथड से। क्या मेथड है? फोर्स पता कर लेते हैं पहले। कूलम्स लॉ ने क्या दिया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। वैल्यूज पुट कर देते हैं भाई। 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इस कांस्टेंट की वैल्यू है। Q1 था 1.0, 1.0 इंटू 10 टू दी पावर 1.0 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम। Q2 भी इतना था, स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है। डिस्टेंस इनके बीच का 10 सेंटीमीटर था, मीटर में बदलेंगे 0.10 मीटर, स्क्वायर आ जाएगा। इस क्वांटिटी को सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा 0.009 न्यूटन। कितना आएगा? 0.009 न्यूटन। घर से कैलकुलेशन करके देखो,
कैलकुलेशन सारी अपने आप करनी है। अब फ्रिक्शन फोर्स लगा देते हैं। फ्रिक्शन होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इनटू आर, और आर का मतलब जितना वेट। तो फ्रिक्शन हमारे पास में आ गया म्यू एम जी, इतना फ्रिक्शन लग रहा होगा। अगर ये फ्रिक्शन अगर ये फ्रिक्शन इस रिपल्सिव फोर्स के बराबर हो जाए, यानी कि म्यू एम जी अगर 0.009 हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास में ये दोनों बॉल्स वहीं की वहीं रहेंगी इक्विलिब्रियम स्टेट में, वहीं की वहीं। क्यों? फ्रिक्शन इसको आगे नहीं जाने देगा। हमारे पास इतनी ताकत है, इतना फ्रिक्शन है, इतनी ताकत है, इतना फ्रिक्शन है, कैसे बॉल आगे चली जाएंगी? तो हमसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू पूछा था, मास बॉल का दे रखा था 5 ग्राम, 5 × 10⁻³ हो गया। ग्रेविटी होती है 9.8, 0.009। जब हम इस क्वांटिटी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास से म्यू आ जाएगा, ये दोनों चीजें नीचे चली जाएंगी, 0.18। कितना म्यू आएगा? 0.18। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं चल रही है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ये हमारे पास में हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देख लेना भाई। क्वेश्चन दे रखा है पार्टिकल ऑफ मास एम, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना दे रखा है हमारे पास में एम, कैरिंग चार्ज -q, इज मूविंग अराउंड ए चार्ज +q। मतलब एक -q वाला पार्टिकल एक +q वाले पार्टिकल के चारों तरफ घूम रहा है अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। प्रूव दैट द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द चार्ज -q अबाउट द +q इज गिवन बाय दिस कंडीशन। ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक दो बार ध्यान से पढ़ लो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल है। देखने में हमको डर लग रहा होगा कि भाई क्या है, तो जरा सुनो इस क्वेश्चन की कहानी। क्या दे रखी था? एक पार्टिकल था Q2, एक पार्टिकल था Q2 जो दूसरे पार्टिकल के अराउंड क्या कर रहा था? घूम रहा था। -q1 वाला पार्टिकल +q2 वाले पार्टिकल के चारों तरफ घूम रहा है। ये एक चार्ज है प्लस का Q2, ये एक पार्टिकल है माइनस का, दिया था Q1। कितना था? माइनस का Q1। ये माइनस का Q1 वाला पार्टिकल +q2 वाले पार्टिकल के चारों तरफ घूम रहा है। रेडियस कितनी है? r। अभी हम एक काम करते हैं, इन दोनों पार्टिकल के बीच अगर फोर्स पता करें, कूलम्ब्स लॉ से पता कर सकते हैं। अब अगर ये घूमने लगा इसके चारों तरफ, कब घूमेगा? जब कूलम्ब्स लॉ वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाए, तभी घूम सकता है, नहीं तो दूर भाग जाएगा। तो इस कंडीशन में इस बार हमने क्या करना है? कूलम्ब्स लॉ को किसके इक्वल रख देना है? सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल रख देना है। कूलम्ब्स लॉ को किसके इक्वल रख देना है? कूलम्ब्स लॉ से क्या फॉर्मूला बन करके आ रहा था? 1/4πε0। क्योंकि ये घूमने लगा पार्टिकल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको किसके इक्वल रख दो? सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल रख दो, mv² अपॉन आर के इक्वल रख दो। mv² अपॉन आर के क्या कर दो? इक्वल रख दो। और यहां से इस पार्टिकल की जो घूम रहा है वेलोसिटी पता कर लो। क्या पता कर लो? इस पार्टिकल की वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी होगी? 1/4πε0। अच्छा, चार्ज के बारे में देख लेते हैं। चार्ज क्या था? एक Q1 चार्ज था, एक Q2 चार्ज था, एक माइनस का था, एक प्लस का था। अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए वो चारों तरफ भाग रहा है, इसको खींच रहा है, उसकी जगह ये घूम गया। तो Q1 Q2 हमने ऐसे ही रखे हुए हैं, Q1 Q2 हमने ऐसे ही रखे हुए हैं। ये आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर है। अच्छा, क्या होना चाहिए? एक आर से तो ये एक आर कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा? खाली आर बचेगा। ये जो ऊपर वाला एम है, ये जो ऊपर वाला एम है, ये वाला एम, ये नीचे आ जाएगा, एम आर हो जाएगा, ये v² हो जाएगा। अंडर रूट कर देंगे 1/4πε0 Q1 Q2 एम आर इज इक्वल टू v। इतनी वेलोसिटी से पार्टिकल घूम रहा होगा। जब ये पार्टिकल इतनी वेलोसिटी से घूम रहा होगा, जल्दी से नोट डाउन करते चलो, नोट डाउन करते चलना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है बिल्कुल। अब जब ये पार्टिकल इतनी वेलोसिटी से घूम रहा है, इतनी वेलोसिटी से घूम रहा है, तो एक पूरा राउंड लगाने में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 2πr। कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 2πr। वेलोसिटी कितनी थी इसकी? v। तो एक पूरा राउंड लगाने में टाइम पीरियड कितना हो गया? अगर ये निकालना हो, टाइम पीरियड निकालना हो, तो 2πr सरकमफेरेंस को डिवाइड कर दो इसकी वेलोसिटी से, इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। ठीक है ना? 2πr अपॉन v, यानी कि 2πr
इंटू 1/v ऐसे करके लिख सकते हैं। यानी कि 2 पाई r, v की वैल्यू भी निकाल रखी, उसको पलटा मार दो क्योंकि 1/v लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr, और अपॉन में क्या आ गया, Q1 Q2, क्या आ गया, Q1 Q2। अंदर ये 2 अगर इसको लेकर के जाओगे 2 को अंदर, तो 2 का स्क्वायर ले जाना पड़ेगा, और 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16। अगर तुम अंदर इस पाई को लेकर के जाना चाहते हो तो पाई स्क्वायर जाएगा अंदर, क्योंकि रूट लगा हुआ है। एक ये पाई है, अंदर जाएगा पाई स्क्वायर, ये हो गया पाई, यहाँ पर आ जाएगा पाई क्यूब। ऐसी अगर तुम आर को अंदर ले जाना चाहते हो तो आर स्क्वायर जाएगा, मतलब इनका स्क्वायर ले जाना पड़ेगा अंदर, क्योंकि अंडर रूट के अंदर ले जा रहे हैं, अंडर रूट के अंदर तो वैसे ऑलरेडी आधा हो जाता है। तो आर स्क्वायर अंदर जाएगा, ये आर है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, आर क्यूब। अंदर चले गए सारे के सारे, सबको स्क्वायर करके अंदर ले गए, हमारे पास में टी आ गया, टाइम पीरियड। ये हमको प्रूव करना था, ये हमको प्रूव करना था। तो अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एग्जांपल है, बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एग्जांपल है। इसमें दे रखा है, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। ठीक बात है भैया, दो चार्ज स्फेयर हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, और दोनों 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हैं, कोई बात नहीं। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 into 10 to the power -7 कूलम। बहुत आसान सवाल है, दोनों पर चार्ज दे रखा है, कितना फोर्स होगा। द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, एंड एज दिस फोर्स विद देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ईच वेट इज 0.5। और इसके अलावा हमसे ग्रेविटेशन फोर्स भी पूछ लिया है। क्या क्या पूछा हमसे, क्वेश्चन फिर से समझो। दो इंसुलेटेड चार्ज पार्टिकल है कॉपर के स्फेयर के ए और बी, उन दोनों के जो सेंटर है, उन दोनों का जो सेंटर है, फिर से क्वेश्चन को समझ लो। टू इंसुलेटेड कॉपर चार्ज पार्टिकल्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। दोनों पर जो चार्ज है वो 6.5 into 10 to the power -7 है। हमसे पूछा है सबसे पहले कितना कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, उसके बाद हमसे पूछा है कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। क्लियर है। अगर दोनों के मास हमको, दोनों के वेट हमको 0.5 kg दे रखे हैं, साथ में ये भी बताना है कि भैया कौन सा इन दोनों में से बड़ा है, ग्रेविटेशनल ज्यादा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ज्यादा है। तो सॉल्व कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों का क्या पता कर लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकाल रहे हैं। अच्छा, दोनों चार्ज पार्टिकल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको दिया नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फोर्स निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला है, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। के का मतलब 9 into 10 to the power 9, दोनों चार्ज पार्टिकल पर सेम फोर्स था, 6.5 into 10 to the power -7, 6.5 into 10 to the power -7। रेडियस की बात करें तो रेडियस इनके बीच का दे रखा था, सेपरेशन इनके बीच का दे रखा था 50 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.50 मीटर। अगर हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करें तो आंसर आएगा 1.5 into 10 to the power -2 न्यूटन। कितना आंसर आएगा, 1.5 into 10 to the power -2 न्यूटन। बट जब दो बॉल्स है, दो पार्टिकल्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इसलिए लग रहा है क्योंकि चार्ज है, बट पार्टिकल्स के बीच में तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है। जब हम 11th पे तो हम ग्रेविटेशनल पढ़ा करते थे, अब हम 12th में आए तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअल में दोनों फोर्स लग रहे होंगे, ग्रेविटेशनल भी लग रहा होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लग रहा होगा। अच्छा याद रखना, याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली अट्रैक्टिव होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली क्या होगा, अट्रैक्टिव। तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल देते हैं, एफ जी करके लिख दिया। क्या फॉर्मूला था, जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेते हैं। जी की वैल्यू 11 में थी 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11। मास था इनका, एक का 0.5, दूसरे का भी 0.5, दोनों के बीच के सेपरेशन था 50 सेंटीमीटर, 0.50 का स्क्वायर।
अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन आ जाएगी। तुम देखना, ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत कम है, किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या है इस क्वेश्चन में? बहुत कम। तो एक पार्ट हमारा इसका सॉल्व हो गया। अभी हम अगर इस क्वेश्चन को ढंग से देखें तो इस क्वेश्चन में बी पार्ट में भी कुछ लिखा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल इन द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि अगर हम इन चार्ज को डबल कर दें और डिस्टेंस को हाफ कर दें, इन चार्ज को डबल कर दे और डिस्टेंस को हम क्या कर दे भैया? हाफ कर दे, तो हमारे पास में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा? क्या क्या कर दिया? चार्ज को तो डबल कर दिया, तो अब कितना फोर्स बन गया कि पहला चार्ज 2q कर दिया, 2q1। दूसरा चार्ज 2q2 डबल कर दिया। डिस्टेंस क्या कर दी इनके बीच की? हाफ कर दी। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 2 जा 4, Q1 Q2 अपॉन में R² बाई 4, ये वाला 4 भी ऊपर चला जाएगा। 4 4 जा 16 के Q1 Q2 अपॉन में R²। यानी कि अब जो फोर्स है पुराने वाले फोर्स से 16 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। अब जो ग्रेविटेशन ये फोर्स है, ये सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, पहले वाले फोर्स से कितना था? पहले फोर्स 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 कूलम था शायद, इसका 4 टाइम्स हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 0.24 न्यूटन। क्या आंसर आ जाएगा? 0.24 न्यूटन। ये आंसर कब आ गया? जब हमने फोर्स को क्या कर दिया? 16 टाइम्स। अब एक पार्ट और दिया, तुम कहोगे सर जी क्या क्या कर रहे हो, इतने सारे क्वेश्चन आते चले जा रहे हैं। देखो, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्ट लगाओ क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट लगाओ क्वेश्चन सॉल्व करो, बस तुम्हारी कैलकुलेशंस बढ़िया होनी चाहिए। अब एक और पार्ट दे दिया था, टू स्पेयर्स आर प्लेस्ड इन वाटर। अब इन दोनों स्पेयर को, वही पहली वाली जो कंडीशन थी, उनको कहाँ रख दिया? पानी में रख दिया। कहाँ रख दिया? पानी में रख दिया। और पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको दिया है। पानी का क्या दे रखा है हमको? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दोनों चार्ज को कहाँ रख दिया? पानी में रख दिया। तो सिंपल सी बात थी, अगर फोर्स इन वाटर निकालना हो तो जो भी तुमने पहले फोर्स निकाल रखा था वैक्यूम में, उसको वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दो। वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दो। 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 इसका क्वेश्चन था, और 80 वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। आंसर आ जाएगा 1.9 इंटू 10 टू दी पावर -4 न्यूटन। 1.9 इंटू 10 टू दी पावर -4 न्यूटन। तो बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं, केवल तुमको कॉन्सेप्ट लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाने हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। क्या क्वेश्चन है? सपोज द टू स्पेयर्स ए एंड बी इन अबव क्वेश्चन क्यू। अच्छा, वही वाला क्वेश्चन है भैया, पहले वाला। वो कह रहे हो जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें जो क्यू वाले आइडेंटिकल स्पेयर थे, एक थर्ड स्पेयर और बीच में रख दिया ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज, is brought in the contact with the first, then brought in the contact with the second, and finally removed from the both. What is the new force of repulsion? बहुत बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन पे समझ, बहुत बढ़िया सवाल है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा ये क्वेश्चन, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। दो चार्ज थे पिछले वाले क्वेश्चन में। कौन से क्वेश्चन में? एक बार वीडियो को बैकवर्ड करके उस क्वेश्चन को देख लेना। दो चार्ज थे, दो स्पेयर थे। एक स्पेयर था ए, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, सॉल्व बाद में करेंगे। दूसरा स्पेयर था बी। एक था Q1, एक था Q2। मगर वो कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कि सपोज द स्पेयर ए एंड बी इन द अबव क्वेश्चंस हैव आइडेंटिकल साइज। आइडेंटिकल साइज के तो ठीक है भैया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट ए थर्ड स्पेयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन द कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट। एक तीसरा स्पेयर लिया और उस तीसरे स्पेयर को पहले इसके कांटेक्ट में लाए जो कि अनचार्ज था।
जो कि क्या था, अनचार्ज। तो देखो क्या हुआ होगा। पहला वाला स्फेयर, सपोज करो चूंकि दोनों पर सेम चार्ज था, ये पहला वाला स्फेयर है, ए वाला है, इस पर चार्ज था Q। इसके कांटेक्ट में सेम साइज का, आइडेंटिकल सेम सरफेस का एक तीसरा स्फेयर ले आए अलग से। इस पर अभी चार्ज था 0, पर जैसे ही क्लोज कांटेक्ट में आएंगे, टच होगा, चूंकि स्फेयर है, मेटल का बना है, चार्ज फ्लो कर जाएगा और दोनों पर बराबर बराबर चार्ज हो जाएगा, Q/2 इस पर हो जाएगा, Q/2 इस पर हो जाएगा। तो अब ए वाले पर कितना चार्ज बच रहा है, Q/2। जो अनचार्ज लाए थे उस पर कितना हो गया, Q/2। ए वाले पर कितना बच रहा है, Q/2। जो अनचार्ज हम इसके पास लाए थे उसके पास भी कितना हो गया, Q/2। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। सपोज द स्पेयर ए एंड बी इन द अबव क्वेश्चन हैव आइडेंटिकल साइज बोल रहा है, चार्ज आधा हो जाएगा। The two sphere of same size but uncharged is brought in contact with the first when brought in the contact with the second। अब इसको सी वाला था, अब इसको सेकंड के पास लेकर के आए। सी पर इस समय कितना चार्ज है, Q/2। और इसको किसके पास लेकर के आए, दूसरे वाले के पास लेकर के आए, बी वाले के पास लेकर के आए। अब बी वाले पर कितना चार्ज था, Q। इस पर कितना चार्ज था, Q/2। तो टोटल चार्ज कितना हो गया दोनों स्फेयर पर, Q प्लस Q/2, 2Q प्लस Q/2। तो दोनों स्क्वायर पर चार्ज मिला करके हो गया 3Q/2। अब चूंकि आइडेंटिकल है तो 3Q का भी हाफ कर दो, इस पर पहुंच जाएगा। 3Q/2 का हाफ उस पर पहुंच जाएगा। तो अब इस बी वाले स्क्वायर पर कितना चार्ज बचेगा, 3Q/4। सी पर भी कितना चार्ज आएगा, 3Q/4। तो अब जरा ध्यान से देख लो, ए पर जो चार्ज बच रहा है वो Q/2 है, बी पर जो चार्ज बच रहा है वो 3Q/4 है। 3Q/4 फिर से समझ लो क्यों है, बी पर Q चार्ज था, सी पर Q/2 था, दोनों पर मिलाकर के कितना हो गया, फिर से समझा दो, दोनों को प्लस कर दो, दोनों को क्या कर लो, प्लस। ये आएगा 3Q/2। टोटल चार्ज दोनों पर 3Q/2 है, दोनों को जब टच कर रखा है तो आधा इस पर चला जाएगा, आधा इस पर चला जाएगा। 3Q/4 इस पर हो जाएगा, 3Q/4 इस पर हो जाएगा। तो कंडीशन ध्यान से देख लो, ए स्क्वायर पर चार्ज बचेगा Q/2, बी स्क्वायर पर चार्ज बचेगा 3Q/4 और सी स्क्वायर पर चार्ज बचेगा 3Q/4। क्वेश्चन में अब समझो ध्यान से, अब तुम्हें क्वेश्चन समझ आ रहा होगा कि सपोज द थ्री टू स्पेयर ए एंड बी इन द अबव क्वेश्चन आइडेंटिकल साइज, थर्ड स्पेयर को सेम साइज को अनचार्ज को ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट, देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द सेकंड एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ। अब क्या कर दिया, इस सी वाले को बीच में से रिमूव कर दिया। ऊपर वाला क्वेश्चन चल रहा है, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कितना रिपल्सिव फोर्स है, सी को हटा दिया। क्वेश्चन ऊपर वाला था। अब ये चार्ज कितना है, Q/2, ये चार्ज कितना है, 3Q/4। फटाफट से इस चीज को सॉल्व कर लो, दोनों के बीच का आंसर निकाल लो, दोनों के बीच का आंसर निकाल लो। कितना फोर्स बच जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला F1/4πε0। एक चार्ज बच रहा है ए वाला, Q/2। बी वाला चार्ज बच रहा है 3Q/4। दोनों के बीच का सेपरेशन चल रहा था R²। तो अब ये चीज हमारे पास में जो सॉल्व करके आई, ये 3 है और ये 4×2=8 है, ये अलग हो गया। बाकी सब कुछ पहले वाला आंसर है, Q, ये भी Q/R²। और इस पूरे की वैल्यू तो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल रखी थी, इस पूरे की वैल्यू निकाल रखी थी 1.5, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही चल रहा था भाई, मतलब इससे जो पहले वाला था, इंटू 10⁻²N। इसको तुम सॉल्व कर लो, आंसर आएगा लगभग लगभग 5.7 इंटू 10⁻³ N। बढ़िया सवाल था भाई। तो भैया न्यूमेरिकल्स करने हैं। अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है हमारे पास में, फटाफट से। ये अगर सबको समझ आ गया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ तुमको समझ आ रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन की वीडियोस हम और डालते रहेंगे भैया, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लो।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टू सिमिलरली equally charged identical metal sphere A and B repel each other then a force 2.0 into 10 to the power 5 न्यूटन। ठीक है भैया, दो सिमिलर चार्ज हैं, दो सिमिलर हैं, इक्वली चार्ज हैं, आइडेंटिकल मेटल स्पेयर्स हैं, वो दोनों रिपेल कर रहे हैं इतने फोर्स से। थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्पेयर सी बिल्कुल सेम पहले वाली की तरह है, इज टच टू ए देन प्लेस एट द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी, कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी। तो सेम बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमें आंसर बताएंगे भैया। इस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व करना सेम पहले वाले तरीके से कि एक स्फीयर था, दूसरे को उसको टच कर दिया, चार्ज चेंज हो जाता है, तो उसके बीच में आ गया है, फोर्स लगाने हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताओगे तो हमें कमेंट बॉक्स में देखेंगे कितने बच्चों का आंसर सही आता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, two identical charge q each are kept in a distance r from each other and a third charge q is placed on the line joining the above two charges such that all the three charge in equilibrium. What is the magnitude, sign and position of the charge q? भैया सेम क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी तुमको कमेंट घर से करना है, कमेंट बॉक्स में हमको बताओगे कि कितना इसका आंसर आना चाहिए, इसमें भी तुम अपने आप दिमाग लगाओगे। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, देखो अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तो तुमसे सॉल्व भी नहीं होंगी, तो कोशिश करो इन क्वेश्चंस को करने की, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। अगर तुमसे नहीं होते हैं क्वेश्चन सॉल्व तो नेक्स्ट वीडियो बना करके भेजेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस करना था तुमको, ये करना था तुमको, इसको सॉल्व करके देखना, इसको ट्राई करके देखना, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम तुमको ये क्वेश्चंस कराएंगे। सेम क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, get two free point charge plus 4e and plus e are placed at a distance a apart। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Where should a third point charge q be placed? बिल्कुल सेम पहले वाला क्वेश्चन है। Third charge q is placed from them such that the entire system may be in equilibrium। जरा क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार, बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ लो, बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ लो, आसान सा क्वेश्चन है। दो पॉइंट चार्ज है, एक है 4e, एक है 4e और दूसरा है प्लस ई। ठीक है, दोनों को कहां रखा, एक डिस्टेंस पर दूर रखा। वेयर शुड ए थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज, हम तीसरा चार्ज कहां पर रखे कि ये जो तीनों चार्ज है ये क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए। जरा क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं भाई, क्या क्वेश्चन हमारे पास में है। क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। कुछ कंडीशन ऐसे है, एक चार्ज है प्लस का 4e, बस क्वेश्चन को समझो ध्यान से। ठीक है, दूसरा चार्ज है प्लस का ई, दोनों के बीच डिस्टेंस है e। अब भैया इनके बीच में रिपल्शन होगा, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। ये तो दूर भाग जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, दूर भाग जाएंगे। तो वो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में कहते हैं दो पॉइंट चार्ज, एक प्लस का 4e, एक प्लस का ई, एक डिस्टेंस ए पर है। वेयर शुड ए थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड बिटवीन देम। अब तुम्हें तीसरा पॉइंट चार्ज रखना है क्यू। सपोज करो तुमने यहां रखा, इस लाइन में यहां पर रखा, यहां रखा। मान लो ये डिस्टेंस इस वाले चार्ज से है x, 4e वाले चार्ज से कितनी है x, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, a माइनस एक्स। अब ये चार्ज 4e इसको रिपेल करेगा, इधर भगाएगा, ये इसको रिपेल करेगा, इधर भगाएगा। अगर ये फोर्स आपस में बराबर हो जाए, कौन कौन से फोर्स बराबर हो जाए, 4e और q के बीच का फोर्स, ये वाला फोर्स F1, अगर बराबर हो जाए इस वाले फोर्स के F2 के, इन दोनों के बीच का फोर्स अगर इन दोनों के बीच के फोर्स के बराबर हो जाए, अब ये कहीं नहीं जाएंगे। तो हमसे पूछा था कि किस जगह पर रख दे, मतलब x फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है, किस पोजीशन पर इस चार्ज को रख दें ताकि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। कहां पर आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। कहां पर आ जाए, इक्विलिब्रियम में। x फाइंड आउट करना है, x को हमको क्या करना है, फाइंड आउट।
कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इनके बीच का फोर्स निकाल लेंगे, इनके बीच का फोर्स निकाल लेंगे, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। जरा करके देख लेते हैं। अगर हम इन दोनों के बीच का फोर्स निकालें तो कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e³ अपॉन में x²। इन दोनों के बीच का फोर्स निकल गया। अगर हम ये चार्ज है इन दोनों के बीच का फोर्स निकालें, डायग्राम बाद में बना लेंगे, तो कितना बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज था Q, ये चार्ज था E, और इनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन था a-x। इसका स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, क्या क्या कट रहा है? सब कुछ ही कट रहा है भैया। ये कट गया, ये कट गया, 4 बचा रह गया। क्या बचा रह गया? 4। इक्यू इक्यू कट रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 4a-x का स्क्वायर इज इक्वल टू x²। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, सॉरी अंडर रूट कर दो, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा a-x, ये बचेगा x। मगर जब अंडर रूट करते हैं तो टेंथ में सीखा होगा प्लस माइनस के साइन आ जाएंगे। एक बार x पॉजिटिव ले लो, एक बार x नेगेटिव ले लो। x को सॉल्व करो, एक x की वैल्यू आएगी 2a/3 और एक x की वैल्यू आएगी 2a। अच्छा, दोनों के बीच का सेपरेशन a था, तो ये तो ले ही नहीं सकते, 2a डिस्टेंस कहाँ से लोगे? तो हमारे पास में जो x का एक्चुअल आंसर आएगा, जो पोजीशन आएगी, वो 4e वाले चार्ज से 2a/3 हो जाएगी। 4e वाले चार्ज से क्या हो जाएगी? 2a/3। इस डिस्टेंस पर हमको इन चार्ज को रखना था, इस डिस्टेंस पर हमको इन चार्ज को रखना था। क्वेश्चंस को एक बार देख लो फिर से, क्या क्या कहा था जरा। 2 3 पॉइंट चार्ज है, प्लस 4e एंड माइनस e प्लस e आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस apart. What should be the third point charge which is placed between them such that the entire system may be equilibrium? एक पार्ट और दे रखा बच्चों। What should be the magnitude and sign of Q? अब वो कह रहे जो Q वाला चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड भी बताओ, इसका साइन भी बताओ, पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव रखना है, एंड व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम विल इट बी, और ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है। तो यानी कि अब हमसे क्या पूछ लिया यार? अब हमसे क्या पूछ लिया? हमसे पूछ लिया कि जो Q है, ये जो Q है इसका नेचर क्या है, कैसा चार्ज होना चाहिए? तो भैया ये नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये नेगेटिव। तुम कहोगे क्यों नेगेटिव? ये प्लस का 4e था, ये e था, ये दोनों क्या हो रहे थे? रिपेल, रिपेल होंगे। अगर एक नेगेटिव चार्ज यहां रखो तो अब ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट इधर को। ये 4e इसकी वजह से तो जाएगा इधर को, बट इसकी वजह से जाएगा इधर को। ऐसे ये वाला ही इस 4e की वजह से तो जाएगा इधर को, बट इस नेगेटिव की वजह से जाएगा इधर को। तो ये आपस में क्या करने लगेंगे? बैलेंस हो जाएंगे। तो इसका नेचर कैसा होना चाहिए? -q। चार्ज कैसा होगा? -q का होगा। चार्ज कैसा होगा? -q। वैल्यू कितनी आएगी? कमेंट बॉक्स में बताएंगे q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। 4e प्लस की चार्ज क्या होना चाहिए? माइनस का q होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 2 पॉइंट चार्ज of value capital Q and Q are placed at a distance x and x/2 respectively form a third charge of value 4q। ठीक है, all the charge being are in the same straight line, ये भी बढ़िया बात है। Calculate the magnitude and nature of charge Q such that the net force experienced B by the charge Q is 0। बढ़िया सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो, क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लो, देख लो, समझ लो, क्वेश्चन को समझ लो कि भैया एक चार्ज था प्लस का क्यू, दूसरा चार्ज क्या था? माइनस। प्लस का क्यू और कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, दोनों को डिस्टेंस पर रखा है, एक को x और एक को x/2 फ्रॉम ए थर्ड चार्ज। तीसरे चार्ज से x और x/2 डिस्टेंस पर रख दिया है। दो चार्ज है, एक 4q, एक कैपिटल क्यू और एक स्मॉल क्यू। इन तीनों चार्ज को एक दूसरे से 2 पॉइंट चार्ज वैल्यू Q एंड Q आर प्लेस एट ए डिस्टेंस x एंड x/2। अच्छा, जरा कैपिटल Q वाला तो x डिस्टेंस पर है, कैपिटल Q वाला किस डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पर है। जरा ध्यान से समझ लो क्वेश्चन को, एक बार देख लो, एक बार देख लो क्वेश्चन को भाई। जो कैपिटल Q वाला है, एक चार्ज था
4Q। इस वाले चार्ज से एक कैपिटल Q चार्ज रखा x डिस्टेंस पर। ये क्वेश्चन में कहा था, ये प्रॉब्लम। और एक स्मॉल q चार्ज रखा x/2 डिस्टेंस पर। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। सपोज करो ये चार्ज है हमारा A, ये चार्ज है हमारा B, और ये वाला चार्ज है हमारा C। वो कह रहे इक्विलिब्रियम में है। कैसे है वो इक्विलिब्रियम में? इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो फोर्स ए पर लग रहा होगा सी की वजह से, जो फोर्स बी पर लग रहा होगा, वो दोनों आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यानी कि सी वाले चार्ज की वजह से जो ए पर फोर्स लग रहा है, जो बी पर फोर्स लग रहा है, ये आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए पर कितना फोर्स लग रहा होगा? इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल लिया, एफ ए। 4Q Q डिस्टेंस इनके बीच में x/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q। अच्छा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी x/2 का स्क्वायर ही हो जाएगी। ये x है, ये भी इसका क्या बचेगा? x/2। ये कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है ना? क्या क्या कैंसिल आउट हुआ? और देख लो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। यहां पर ये कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ क्या बच रहा है? 4Q²। यहां पर क्या बच रहा है? Q कैपिटल। ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैपिटल Q किसके बराबर हो गया? 4Q के बराबर हो गया। तो हमसे पूछा था इस क्वेश्चन पे, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द चार्ज कैपिटल Q सच दैट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस। ये हमारा क्वेश्चन था, कैलकुलेट द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज। तो भैया इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है जो तुमने करनी है। एक न्यूमेरिकल और तुम्हारे स्क्रीन पर है, घर से सॉल्व करो, अपने आप बैठ करके सॉल्व करो। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ होगा कि नहीं होगा तुमसे, और अगर नहीं होता है तो एक बार हमें बता देना, हम तुमको फिर से बताएंगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको भी तुम घर से सॉल्व करोगे। एक बार ट्राई करके देखो, नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, और जल्दी से जल्दी नई नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहो। अगर तुम सिर्फ देख करके करते रहोगे, क्वेश्चन टीचर ने तुमको करा दिए, तुमने करने शुरू कर दिए, टीचर ने तुमको करा दिए, तुमने करने शुरू कर दिए, तो वो तुमसे होते रहेंगे, बट पेपर में अनटच क्वेश्चन आते हैं, अनटच क्वेश्चन। तो तुमको उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करना। एक बार सॉल्व करके देखो, 2 बार सॉल्व करके देखो, 10 बार सॉल्व करके देखो, आंसर जरूर आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है, और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम चाहिए, और न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दे, ज्यादा ज्यादा बच्चों को शेयर कर दे। सब्सक्राइब करके रखे, सब्सक्राइब करके रखे, बेल आइकन, बेल आइकन जो होता है उसको प्रेस करके रखिए, बटन दबा करके रखिए, घंटी उसकी बजा करके रखिए। जैसी कोई नई वीडियो अपलोड होगी एकदम से उसकी घंटी बज जाएगी, फिर पता चल जाएगा भैया आज तो नई वीडियो आ रही है और हमको पढ़ना है। जितनी भी वीडियो चाहिए सब ले लो, बट मार्क्स लेकर के आओ क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।